महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गाइज मैंने आपको बताया हुआ है कि गांधी जी की अराइवल डेट अलग है और उनका काम करने का जो ईयर है वो बिल्कुल अलग है गाइज। ठीक है, तो अगर हम इनके अराइवल की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज राइट आंसर। 1915 में ये अराइव करते हैं इंडिया में। ठीक है, 1915 में ये इंडिया में अराइव करते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम 1917 की डेट देखें तो 1917 में क्या हो रहा है गाइस, 1917 में क्या होता है, इन्होंने जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स, यहां पर ये अराइव कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं अराइव हो रहे हैं ये इंडिया में 1915 में, और 1917 में इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दी थी, या आप ले सकते हो मूवमेंट्स वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दी थी, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, तो यहां पर दो डेट्स में आपको क्लियर करवा रहा हूं, 1915 इज द राइट आंसर राइट नाउ। लेकिन अगर आपको कभी पूछा जाए कि इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी जो है स्टार्टेड द सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, तो उसकी डेट क्या है गाइस, आपकी 1917। याद रखेगा इस 2 साल के गैप में क्या हुआ था, इस 2 साल के गैप में गांधी जी ने तमाम इंडिया का जो है वो राउंड अप किया था। किसके कहने पे, अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर उन्होंने जो है पूरे इंडिया को जो है वो राउंड अप किया, ताकि वो समझ सकते कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम जो है वो चल रही है, तभी जाकर सोशल मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो सकती थी, और यही गांधी जी ने भी किया। ठीक है गाइस, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन पुणे ऑन, कौन सी डेट को जो आपका इंडियन नेशनल जो आपका यूनियन कॉन्फ्रेंस थी, इसको जो है वो पुणे में जो है वो किया गया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या है गाइस, दिसंबर 1985। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेशनल जो है आपका यूनियन कॉन्फ्रेंस ये क्यों बना था। बेसिकली इसको बनाया जा रहा था ताकि ये कांग्रेस को फॉर्म कर सकते, आपको ऐसे याद रखना है, किसको फॉर्म कर सकते, कांग्रेस को, आईएनसी को, ऐसे याद रखिएगा, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करना था। बिकॉज अब हम लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी मूवमेंट्स को चलाने का, साथ ही साथ अपनी डिमांड्स को भी ब्रिटिशर्स के सामने रखने का। ब्रिटिशर्स भी हमसे चाहते थे कि भाई एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बने जो हमसे डिमांड करे। ऐसे हम तमाम लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग डिमांड रख रहे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो उसके चलते ही क्या हुआ है, इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई थी कहां पर, पुणे में ऑन जून 1885 में। इसी के अंदर फिर आपकी क्या बनी थी, आईएनसी जो है वो बनी थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी मैं जून कह रहा हूं, दिसंबर 1885 में जो है फिर आपकी क्या बनी है, आईएनसी फॉर्म हुई है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है आपने, दिसंबर 1885 में आपकी आईएनसी भी 1885 में बनी है। तो इस आईएनसी को बनाने के लिए जिस कॉन्फ्रेंस को जो है बनाया गया था, दैट वाज इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस। इसका रिजल्ट आप याद रख लीजिए कि इसका INUC का जो है मतलब इंडियन नेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट कह दीजिए, या इसका जो है आप कह दीजिए एंड क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन इंडिया। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है आपने। ठीक है, अब देखिए दो चीजें यहां पर, एक और चीज भी क्लियर हो रही है। क्लियर क्या हो रही है कि आपकी आईएनसी फॉर्म हुई है कॉन्फ्रेंस में। वो कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है गाइस, वो कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी पूना में। तो इसको आपने ऐसे भी याद जो है वो रखना है। ठीक है ना, कैसे याद रखना है कि पूना में जो आईएनसी हुआ का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी में ही आईएनसी को बनाया गया। कभी कभी आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए आईएनसी जो है वो कौन सी जगह पे फॉर्म हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज इन पूना गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज, एक मिनट, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है ओके
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हाई डिड महात्मा गांधी हल्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। 1922 में जो गांधी जी के अंदर एक मास मूवमेंट चल रही थी नॉन कॉपरेशन जिसका नाम था, उसको क्यों रोका गया। ठीक है, तो याद होगा आपको क्यों रोका गया था। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। योर ऑप्शंस आर बिकॉज द ब्रिटिश गिव इट इनटू गांधी जी डिमांड। कहता कि इसलिए रोका गया था कि शायद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा कर दिया गया था। गांधी जी की जो डिमांड थी उसको पूरा कर दिया गया था। कैसा हुआ था गाइस, बिल्कुल नहीं हुआ है। बिकॉज द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन एक्ट जो है चोरी चूरा टर्न इनटू वायलेंट, या जो आपका पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन में कहा था कि हमको पीसफुली जो है वो चलना है, पीसफुल जो है वो प्रोटेस्ट करना है। तो बोलता जो पीसफुल प्रोटेस्ट गांधी जी का चल रहा था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, आपका चोरी चूरा इंसिडेंट्स में, या उसको कह सकते हो आप चोरी चूरा टर्न वायलेंट हो गया। क्या ये हुआ था बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दांडी मार्च, या दांडी मार्च जो है वो सक्सेस हो गया था बिकॉज द ब्रिटिश स्टार्ट पुटिंग इंडियन इनटू जेल, या इंडियंस को जो है वो जेल में डाला जा रहा था। इसके डर के मारे हम लोगों ने या गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रोक दी थी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिकॉज द पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन एट चोरी चूरा जो है वो टर्न इनटू वायलेंट। क्या हुआ था गाइस, आपको याद होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है जब गांधी जी ने इंडिया में चलाई थी, तो गांधी जी का जो मेन मकसद था वो ये था कि हम लोगों को 1930 तक 1930 तक जो है अपने फ्रीडम जो है वो अंग्रेजों से लेना है, यही मोटिव था हमारा। लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी, क्योंकि अगर आप जब गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ते हो तो हम लोग देखते हैं सत्याग्रह है ना, नॉन वायलेंस जो है, और भी उनके बहुत सारे वो अपने जो है आइडियाज को जो है प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो है, जैसा आपने सुना होगा गांधी जी जो बोलते हैं कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो हमें दूसरा गाल जो है पेश करना चाहिए। या आपने अगर मुन्ना भाई MBBS 2 देखी होगी तो उसमें भी देखिए गांधीवादी कैसा होता है इंसान, वो उन्होंने उस पर बताया हुआ है गाइस। ठीक है, तो देखिए गांधी जी ने वैसे ही अपनी आइडियाज को प्रमोशन करने की बात जो है वो की थी, लेकिन इंडियंस ने, बहुत सारे इंडियंस ने जो है उनको बिल्कुल नहीं सुना। चोरी चोरा में क्या हो गया जो है, चोरी चोरा में क्या होता है कि इंसिडेंट्स को जो है इंसिडेंट्स हो जाता है, उस उधर क्या हो जाता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आ जाती है, पुलिस उन पर अटैक करती है, बदले में लोग उन पर जो मॉब जो है उन पर अटैक कर देता है और पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, जिसमें के 22 पुलिस वाले जो हैं वो मर जाते हैं। तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। गांधी बोलते जब मैंने बोला था कि आपको पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करनी है, जो है मूवमेंट चलानी है, आपने वायलेंटली क्यों इसमें एक्शन लिया। तो उसके चलते गांधी जी ने जो है अपनी मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या बन रहा है आपका, चोरी चोरा। सिंपल आपने ऐसे याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट्स, ऐसे याद रखना है, इंसिडेंट्स। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट्स जो हुआ था उसमें कब हुआ है, 1922 को गाइस, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट्स याद रखिए कि अगर आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुई तो बंद कैसे हुई, ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज व्हेन वाज खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड। तो कब खिलाफत कमेटी को फॉर्म किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है गाइस, राइट आंसर आपको पता ही है, आपका खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब बना था, मार्च 1919, 1919 में मार्च बना था। देखिए आप खिलाफत मूवमेंट को आप कैसे याद रखोगे, इसका आपने याद कैसे रखना है गाइस, इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद रखने का कि खिलाफत मूवमेंट कैसे आप याद रखोगे। देखिए 1914 से लेकर 1919 तक क्या होता है, आपकी जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 चलती है, सॉरी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलती है गाइस, ऐसे याद रखिए इसको। देखिए कैसे क्या होगा, इंसिडेंट्स यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए 1914 से लेकर 1917 तक हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलती है। क्या चलती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही है। 17 में ये एंड हो रही है, 17 में ये एंड होती है। ठीक है, लेकिन अब इसी के बाद आप देखोगे कि ब्रिटिश, अब इसमें क्या हो जाता है, ब्रिटिश जो है वो वहां पर, ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो जीत जाता है। अब ब्रिटेन जीतेगा तो ब्रिटेन क्या करेगा, टर्की जो है, टर्की के जो खलीफा है उनको पावर से हटा देगा। सिंपल उन पे एक जो है उनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा और उनको पावर से हटा देगा। अब उस टाइम टर्की का जो रूलर होता था उसको कहा जाता खलीफा। क्या कहा जाता था, खलीफा कहा जाता था।
तो खलीफा को पावर से हटा दिया और क्या कर दिया, वहां पर अपना रूल जो है, जैसे हमको गुलाम बनाया वैसे उनको भी गुलाम बनाया। अब खलीफा जो है उनको माना जाता है रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि उनके प्रॉफिट का कुछ जो है वो डिसेंडेंट है, या सॉरी कुछ भी है वैसा ही है, डिसेंडेंट है ये काइंड ऑफ, तो उनको माना जाता है। तो देखो अब उन्होंने उनके रिलीजियस हेड को हटा दिया, तो मुस्लिम्स के अंदर ये जो है सेंटिमेंट उनको हर्ट हो गया, तो उसी के चलते क्या कर दिया इन्होंने, जो है मुस्लिम्स ने ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो यहां पर जो है क्या स्टार्ट कर दिया, एजिटेशन स्टार्ट कर दिया। अब देखिए गाइस ये कौन सा टाइम है, 1919 वाला कौन सा टाइम है, मतलब गांधी जी इंडिया में है, ठीक है ना, गांधी जी इंडिया है। तो गांधी जी ने देखा कि 1905 से लेकर 6 और 6 के बीच में जो मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो गैप कम जो है क्रिएट हुआ था, इसको भरने का, इसको फिल करने का टाइम अभी सही है। तो गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम को एकजुट कर दिया और क्या बना दिया, खिलाफत कमेटी फॉर्म कर दी यहां पर इंडिया में। अब इसी खिलाफत कमेटी के बाद ही आपका क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट होता। तो याद रखिएगा खिलाफत कमेटी, अब ये जो इंसिडेंट्स है ना एक के बाद एक हो रहे हैं, ठीक है। अब अराइवल ऑफ गांधी से आप स्टार्ट करोगे, खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा पॉइंट था जहां पर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने का एक प्री फेज था, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि गांधी जी ने देखा कि मुझे लोगों की जरूरत है, मास मूवमेंट की मुझे करनी है, एक बहुत बड़ी मूवमेंट चलानी है, उसके लिए मेरे लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ होने चाहिए। ये खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिससे कि एकजुट होने से इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकता था गाइस, ठीक है, समझ आ गई गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। कहता है कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसका मेन रीजन क्या था बताइए, ठीक है, उसका मेन रीजन क्या था आपका। तो इसका मेन रीजन क्या आ रहा है गाइस, इसका मेन रीजन आपको पता ही होगा, वीडियो अगर आपने देखी है इस हमारी, ठीक है। तो मेन रीजन क्या आ रहा है, पहला ये कह रहा था इग्नोरेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर्स, क्या इंडियन सोल्जर्स को जो है इग्नोर किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, या बी कह रहा है सोल्जर्स इनडिसिप्लिन थे हमारे, इंडियन सोल्जर्स वर डिसमिस्ड एंड सेंट टू जेल किया जा रहा था, एंड या आपके बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिशर जो है वो सही नहीं था। लगभग इसमें सारा कुछ ही सही है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो देखिए इग्नोरेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स इग्नोर नहीं थे। अगर हम लोग इग्नोर होते तो हम लोग कभी भी रिवोल्ट नहीं करते, तो पहला पॉइंट आपका नहीं बनता है। दूसरा, सोल्जर्स इनडिसिप्लिन, नहीं, सोल्जर्स आर्मी में है तो ब्रिटिशर्स उनको डिसिप्लिन सिखाएंगे ही, तो ये पॉइंट भी गलत है। इंडियन सोल्जर वर डिसमिस्ड एंड सेंट टू जेल, वेरी गुड, क्योंकि इंडियंस जो है वो ब्रिटिशर्स की लाई हुई कर्टिलेजेस को जो है वो यूज नहीं कर रहे थे, उनको साफ तरीके से मना कर रहे हैं यूज करने से, उनको बोल रहे हैं हम लोग ये चीजें यूज नहीं करेंगे, तब भी जाकर उनको जो है डिसमिस किया जा रहा था, और साथ ही साथ उनको कहां भेजा जा रहा था, जेल में। बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स, या जो बिहेवियर था ब्रिटिश सोल्जर्स का वो बुरा था, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो ठीक ही थे। तो इसका राइट आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या, इंडियन सोल्जर्स को डिसमिस किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था गाइस, क्योंकि जो कार्टिलेजेस थे, ठीक है, या अब ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा गन्स वगैरह जो थे, जो वो कंसेप्ट था फैट का, पिग फैट और काउ फैट का, है ना, तो उसकी वजह से इंडियंस जो है वो जो है साफ तरीके से मना करके कि हम लोग आपकी दी हुई बंदूकें जो है वो यूज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनको फिर डिसमिस किया जाने लगा। मंगल पांडे का यहां पर काफी अच्छा जो है वो नाम आता है, ठीक है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वाज रॉबर्ट क्ल्यू अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल। तो याद होगा मैंने आपको सीधा टेन्योर ही मैंने आपको बताया भी था वीडियो में कि सीधा टेन्योर ही याद करना है आपने, उसमें मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर चुका हूं, तो इसका टेन्योर ऑप्शन नंबर 1 ही बनेगा। 1764 में जो है वो आपके रॉबर्ट क्ल्यू जो है वो क्या अपॉइंटेड होते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। इनके टाइम पर जो है 2 वॉर्स भी हुई हैं गाइस, याद रखना कौन कौन सी, बैटल ऑफ प्लेसे, ठीक है, बैटल ऑफ प्लेसे, बैटल ऑफ प्लेसे कब हुई है, याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लेसे हुई है आपकी 1757 में, और आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई है, क्या हुई है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई है, 1764 को। इन दोनों की वजह से क्या हुआ है, बंगाल को जो है वो कैप्चर किया गया था, बंगाल वॉज कैप्चर्ड, ऐसे याद रखना आपने, ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं गाइस, कंफ्यूज विदाउट कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड, बताइए क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई है आपकी अगस्त 1942 को, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन। हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन का मतलब है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, कि हम लोगों ने इस मूवमेंट में क्या बात की थी कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है गाइस आपका मॉडरेट्स प्रमोटेड द आइडिया ऑफ। अब जो आपके मॉडरेट्स थे वो किस आइडिया को जो है वो प्रमोट करते थे? सिविल लिबर्टीज को, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज? तो इनमें से कोई भी हमारा इन जो शुरुआती दौर है ये इनमें हमारी डिमांड नहीं है। सिविल लिबर्टी का हम लोग जो है वो डिमांड करते थे। सिविल लिबर्टी मतलब फ्रीडम हम लोग उनसे मांगते थे, हम चाहते थे कि हमें ये फ्रीडम दे, ठीक है। अब आपको याद होगा सूरत सेशन जो था, सूरत सेशन में आपका जो है वो क्या हुआ था, दो गुट बन गए थे कांग्रेस के, वन इज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। इनको हम लोग जो है वो लिबरल भी कहते हैं, ठीक है, लिबरल भी कहते हैं, और ये रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, ये लिबरल है, ठीक है, और ये कौन है आपके रेवोल्यूशनरीज हैं, ठीक है। ये पीस में बिलीव करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था होता था इनका, लेकिन ये एक्शन में बिलीव करते थे, एक्शन, और एक्शन कौन सा, एग्रेसिव, ठीक है, एग्रेसिव एक्शन में ये जो है वो बिलीव करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब ये सिविल, अब लिबरल्स हैं तो ऑब्वियसली ये लिबर्टी को ही जो है वो सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई सी भी लिबर्टी हो, चाहे आपका पॉलिटिकल लिबर्टीज हो, सिविल हो, इकोनॉमिक हो, जो भी हो, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द रीजन द ब्रिटिश गिव द डिवाइडिंग बंगाल, कि बंगाल को जब डिवाइड किया गया, जब बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया गाइस, तो क्यों, उसका रीजन अंग्रेजों ने क्या दिया? अगर तो आपने वीडियो सही से देखी है तो आप इसका आंसर फटक से दोगे, नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हम आपको बता ही रहे हैं। देखिए बंगाल को बांटने के पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, बंगाल को बांटने के पीछे का रीजन क्या था? बंगाल को बांटने के पीछे का रीजन क्या था? अब ये था आपका बंगाल, ठीक है। बंगाल क्या था, एक काफी ज्यादा जो है वो हब बन गया था। जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, है ना, कह सकते हैं हम लोग कि एडवेंट ऑफ द कह सकते हो आप क्या, प्रिंट मीडिया, ठीक है, प्रिंट मीडिया का इंडिया आना, और फिर बुक्स का छपना, पैम्पलेट्स का छपना, अखबारों का छपना, जो है एक ऐसा चीज थी जिससे क्या हो रहा था, जिससे ये चीज हो रही थी कि ब्रिटिशर्स जो थे ना आपके, उनके खिलाफ हम इंडियन जो हैं वो ओपनली उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनके मेथड्स क्या हैं, इनकी पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा था, जो ट्रू नेचर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ब्रिटिशर्स का जो रियल फेस है वो सबके सामने आ रहा है। जब ये चीज सब लोगों को पता हो रही है तो मूवमेंट्स जो है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हर एक आम आदमी को भी पता चल रहा है कि जैसे आजकल आप देखते हो मीडिया में, सोशल मीडिया में कितनी ज्यादा पावर, कहीं पर कोई इंसिडेंट होता था हम सब लोग जो है ट्वीट करते हैं, हाँ गलत हुआ, ये हुआ जी, हैशटैग जो आजकल चलता है। उस टाइम पर हैशटैग तो होगा नहीं कुछ ऐसा, तो उस टाइम पर क्या लोग जब पेपर पढ़ते होंगे या कुछ ऐसा पढ़ते होंगे तो उन्हें कहा नहीं ये चीज तो गलत है। वो मूवमेंट्स जो हैं वो काफी तेज हो गई थी, जो कि ब्रिटिशर्स की रास्ते में एक बहुत बड़ा जो है रुकावट का काम कर रही थी। इसी के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम बंगाल को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक तरफ हम लोग जो है आपके हिंदी स्पीकिंग और आपके जो आपके बंगाली स्पीकिंग है उनमें दो बांट देंगे। इस एरिया को, आप बंगाल को जो है, जो बंगाली बोलने वाले थे, आधा एरिया जो है कहीं और ऐड कर दिया, आधा एरिया कहीं और ऐड कर दिया। जिससे क्या हो गया, जब बंगाली अब बंगाली में ही लिखता था, तो बंगाली जब बंगाली में लिख रहा था, अब इसको असम या जैसे यूपी बिहार वाले जैसे एरिया से जोड़ेंगे तो बिहार में क्या है, हिंदी चलेगी, तो बंगाली कहाँ हिंदी कहाँ उनको समझ ही नहीं आएगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, एकदम से आपके जो मूवमेंट्स थे वो रुक गए थे। लेकिन बदले में अब यहां से क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन्होंने जो है उसका रीजन क्या दिया। अब हम तो यही कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने जो पेपर है उसमें क्या लिखा हुआ है, अपने उसमें अपने क्रिटिसिज्म को बचाते हुए उन्होंने क्या लिखा
क्या उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, या फाइनेंशियल कन्वीनियंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, या सिक्योरिटी थी? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या बन रहा है? राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने कहा कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे से, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में जो है वो बांटेंगे, जो छोटे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम इसको प्रॉपरली जो है वो गवर्न कर पाएंगे। ये रीजन दिया था आपके किसने? ब्रिटिशर्स ने। किस बात का? आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल का। उसके बाद देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हु फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मुस्लिम लीग को फॉर्म करने वाले कौन थे? ठीक है, तो मुस्लिम्स जो है उनको ना ब्रिटिशर्स ने तो किया नहीं होगा, मुस्लिम क्लर्क्स ने तो किया नहीं होगा, पीपल ऑफ ईस्ट बंगाल तो किया नहीं होगा। ईस्ट बंगाल तो लेटर ऑन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग को फॉर्म करने वाले थे ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स, जिन्होंने अपने लोगों को के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते ये मोटिव माइंड में रखते हुए ही मुस्लिम लीग को फॉर्म किया है। ये मुस्लिम लीग जो है ये बनी थी आईएनसी के ओपोजिशन में, क्योंकि इनको लगता था कि आईएनसी जो है वो हिंदूज के बारे में सोचती है, कुछ काइंड ऑफ ऐसे उनके थिंकिंग थी। तो इन्होंने कहा कि हम माइनॉरिटी में हैं, और ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इनके माइंड में गलत बातें डाल दी थी कि ये हिंदू है, ऐसा है, वैसा है, क्योंकि उनको पता था कि जितना डिवाइड होंगे उतना ही उनका फायदा होगा गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द सेकंड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पॉलिटिक में आता है। ठीक है, अब आपको फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाए तो वी हैव मल्टीपल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म इज देयर, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, और भी बहुत सारे फीचर्स इसके बनते हैं। तो इनमें से सेकंड फीचर कौन सा है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का? मैन हु वर एजुकेटेड कुड वोट, ये है। ये स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर पोर एंड अनप्रिविलेज्ड है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन अफिलिएशन। ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 शुड बी अलाउड टू वोट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा गाइस? फीचर्स में अगर आप देखोगे तो इसका जो है वो बनेगा आपका, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। ठीक है, अब ये ना स्विक्स में पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये आपका किसका था? स्विक्स का पार्ट था, और स्विक्स आपको है नहीं सिलेबस में, इसलिए हम इसमें आपको करवाएंगे नहीं। फिर भी मैं बता दूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून सबके लिए बराबर है। ऑल सिटीजन रिगार्डलेस, हम लोग हर सिटीजन जो है, देखिए लॉ मेरे लिए भी एक है, जो आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो आपके लिए भी एक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं मर्डर करूंगा तो मुझे 10 साल की सजा होगी, आप मर्डर करोगे आपको 5 साल की सजा होगी। लॉ की नजर में, कानून की नजर में, प्रेसिडेंट से लेकर एक आम आदमी जो वेजेस, डेली वेजेस पे काम कर रहा है, उसके लिए बराबर है कानून। ठीक है ना, इसको ऐसे देखेंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। 12 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हेन वाज स्वदेशी मूवमेंट इंप्लीमेंटेड? स्वदेशी मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था? तो स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है 7 अगस्त 1905 को। याद होगा आपको, बताया हुआ है वीडियो में, पढ़ाया हुआ है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है ना, तो कब आपकी स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हो रही है? आपकी स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, सॉरी हाँ, यहां पर स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हो रही है आपकी? 7 अगस्त 1905 को। याद रखिएगा डेट। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को जो है वो क्या हो रहा है आपकी, जो है वो स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हो रही है। क्या थी स्वदेशी मूवमेंट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन आपका है। मैं भी तो देखूं आपने कितना पढ़ा हुआ है गाइस। ठीक है गाइस, मैं एक बार फिर से आपसे बता रहा हूं, अगर आपको जो वीडियो लेक्चर अगर इस पूरे टॉपिक के चाहिए, जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है, तो आप उसके लिए हमारे जो जेके एग्जाम क्रैकर ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इसका। साथ ही साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं भी लोगे तो और भी बहुत सारे आपके एग्जाम के रिलेटेड चीजें आपको वहां पर मिलेंगी, जैसे फ्री टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट वहां पर हैं आपके लिए, स्टडी मटेरियल वहां पर है, आप जाइए विजिट कीजिए। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास कोई सोर्स नहीं, क्योंकि हमें हर दिन फोन कॉल जो है आते रहते हैं, हम लोग बहुत फार फ्लंग एरिया से हैं, हम लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है पढ़ने का। तो गाइज, जिन बच्चों के पास सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो फॉलो कीजिए इन चीजों को। ठीक है, एक चीज सोर्स रखिए पढ़ने का, मल्टीपल सोर्स से आपका ही जो है वो आपके पास ही कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होगी। मल्टीपल सोर्सेस से जाने से अच्छा है एक ही चीज को पढ़िए। ठीक है, एक ही चीज को पढ़ने से क्या होगा, आपका फोकस एक ही चीज पे रहेगा।
हम जो है आप लोग चाहे एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो चाहे वीडियो लेक्चर से कर रहे हो, लेकिन कम से कम एक ही सोर्स रखिए अपनी स्टडी का, ठीक है। उससे क्या होता है आपका जो नॉलेज है वो स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा होगा कि आपने जो पढ़ा है वही उसी पे फोकस करोगे आप लोग। जितना मल्टीपल अप्रोच लगाओगे, मल्टीपल सोर्सेज पर ध्यान डिपेंड रहोगे, उससे नुकसान आपका ही होगा। दिस इज नॉट द गुड स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम। मतलब आपके लिए एक फोकस, एक ही सोर्स जो है वो होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत से क्वेश्चन है अभी डिस्कस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, दैट इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो जो मूवमेंट थी वाज मेनली लॉन्च टू, किस लिए लॉन्च की गई थी? क्या वो इक्वल राइट्स चाहते थे, ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना चाहते थे, पार्टीशन ऑफ करना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान, या हार्मनी फैलाना चाहते थे? तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, इसका ऑप्शन नंबर बी वो। अब देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो अंग्रेजों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया ना। हाँ, जो आजादी मेरा जन्मीय अधिकार है और मुझे उसको लेना है, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या बिपिन चंद्र पॉल? तो इसका राइट आंसर क्या कर रहा है गाइस आपका? बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने जो है इसका राइट, ये जो है ये नारा दिया था अपने सोशल मूवमेंट्स के दौरान, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फैक्टर दैट लेड टू पार्टीशन वाज कम्युनल आइडेंटिटीज वर कंसोलिडेटेड बिकॉज मुस्लिम्स वर एंग्रीड बाय द एफर्ट्स ऑफ। किसके एफर्ट्स की वजह से जो है मुस्लिम जो है वो ना खुश थे? तो ऑप्शंस आर स्वदेशी मूवमेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स, ब्रिटिश राज या आर्य समाज। तो ये चल रहा था आर्य समाज की वजह से, ठीक है। क्यों हो रहा है? आर्य समाज की वजह से। क्यों आर्य? क्योंकि ये समाज जो है वो काफी एक्सपैंड होता जा रहा था, तो इसके चलते ही जो है क्या हुआ था, मुस्लिम्स ने जो है ऐसा उनको लग रहा था कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आर्य समाज को देखोगे तो इन्होंने बहुत सारी मूवमेंट्स भी स्टार्ट की थी, जैसे वो क्या इन्होंने कन्वर्जन करना स्टार्ट कर दिया था, जबरदस्ती नहीं, पीसफुल तरीके से कहते थे जिसने होना है। तो इसी के चलते ऐसे बहुत सारे गाइस, ये थोड़ा अलग हो जाएगा, हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका? What did the Ilbert bill highlighted? गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ठीक है। जो इल्बर्ट बिल था वो क्या हाईलाइट करता है, वो हमें किस बारे में बताता होगा? तो याद रखना ये है जुडिशरी के लिए, ठीक है, जुडिशरी के लिए, ठीक है। ये किस लिए है आपका? जुडिशरी के लिए, ठीक है। जुडिशरी के लिए इन्होंने क्या कहा है? देखिए अब जुडिशरी में जब भी इधर कुछ आएगा तो आपको पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ मोर इंडियंस होने चाहिए, इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जज होना चाहिए, मोर फोकस ऑन ब्रिटिश जज होना चाहिए, ब्रिटिश लॉ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इल्बर्ट बिल में यह चीज कहा गई थी कि जितने अगर कोई कोर्ट है वहां इंडियन और ब्रिटिश जज जो है वो बराबर होने चाहिए, लेकिन ये इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी के चलते हमने इल्बर्ट बिल के खिलाफ भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया हुआ है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आप जो है इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारे वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आपको ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टू फाइट फॉर स्वराज्य, ठीक है, टू फाइट फॉर स्वराज्य, स्वराज्य है ये, ठीक है, ये जे है स्वराज। सम रेडिकल्स सुजेस्टेड दैट, कुछ रेडिकल्स का मानना था वायलेंस was needed to overthrow British rule। कौन थे वो लोग जो हैं वो ऐसा कह रहे थे? देखिए अब इसमें आपने सोचना है कि मॉडरेट बोल रहे हैं या एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इनके मेथड पर हम इनको डिफाइन करेंगे। मॉडरेट आर नोन एज लिबरल एंड दे आर नोन एज रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। तो भाई रेवोल्यूशनरी देखो, अब देखिए यहां पर निकलेगा आपका क्या, ये कहते थे मास, नेशनल, इंटरनेशनल या रेवोल्यूशनरी। तो राइट आंसर क्या है आपका? रेवोल्यूशनरी। ये कहते थे कि हमें रेवोल्यूशनरी जो है वो वायलेंस करनी चाहिए, ठीक है। उसी से हम लोग जो है वो ब्रिटिश रूल को जो है वो इंडिया में खत्म कर सकते हैं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है? टू सेपरेट इट्स कॉज अमंग द पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट एवरी ईयर फ्रॉम। अगर हम इनकी बात करें, किसकी, आईएनसी की बात करें, तो आईएनसी अगर आप देखोगे तो फॉर्म क्यों हुई थी गाइस?
आईएनसी फॉर्म हुई है 1885 में, ठीक है, 1885 में ए.ओ. हयूम जो है इसको जो है वो फॉर्म करते हैं, जो बेसिकली क्या थे, एक ब्रिटिश जो है रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे। इसका फॉर्म होना, ठीक है, और इसका अब इन्होंने क्या कहा था कि ये हम लोग, अगर आप इसकी फिलोसफी पढ़ोगे, जब हम लोग इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी, ये कहते थे कि हम लोग एवरी ईयर जो है वो मीटिंग करेंगे, ठीक है, एवरी ईयर हमारा क्या होगा, एक सेशन होगा, ठीक है, डिफरेंट सेशन जो है इनके हुए हैं टू 1947। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब ये फॉर्म हुई तभी बनेगी ना, तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट आंसर है, दैट इज 1885 गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 19 को देखें। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू डिफेंड, किस लिए जो है आपकी डिफेंड की गई, तो मैं अभी आपको खिलाफत मूवमेंट जो है वो मैंने समझाया, तो खिलाफत कमेटी क्यों बनेगी, क्या रिवोल्ट सत्याग्रह को करने के लिए, क्या खिलाफत टेम्पोरल पावर्स को, खलीफा के टेम्परेरी पावर्स के लिए किया जाएगा, यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट के लिए, या ऑटोमन टर्की के लिए किया जाएगा। तो खलीफा की जो पावर उसे छीनी गई थी उसको लेकर जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो होगा गाइस, ध्यान से रखना है गाइस, याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे तो कुछ होगा आपका, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहा है आपका, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है कि बताइए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो क्या, कौन सी मूवमेंट थी, वाज अ डैश मूवमेंट, मास थी, पीसफुल थी, रेबलिश थी, या फ्राइज थी। तो आपको पता है ये एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट थी। क्यों थी मास मूवमेंट गाइस, क्योंकि गांधी जी ने के अंडर ये सेकंड जो है वो एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये चल रहा था। कब चली थी ये, आफ्टर दांडी, याद रखना, आफ्टर दांडी, दांडी के बाद जो है ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की गई थी। दिस वाज द सेकंड चांस वेयर गांधी जी हैव लॉन्च अ बिग मूवमेंट, ठीक है, अंडर हिज गाइडेंशिप। नेक्स्ट कह रहा है ऑन विच डेट एंड मंथ वाज द बाइकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड। अगर आपको याद होगा बाइकॉट रेजोल्यूशन मतलब बाइकॉट कर दो ब्रिटिशर्स को, ये कब पास किया गया था, 10 अगस्त, 7 सितंबर, 11 सितंबर, या आपका 7 सितंबर अगस्त। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त जो है, 7 अगस्त को जो है वो क्या पास किया गया था, बाइकॉट रेजोल्यूशन। मतलब जो आपके ब्रिटिश स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो क्लैरिकल जॉब्स हैं सब क्विट कर दो। हम, गांधी जी ने कहा था अगर हम इनको छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपके ब्रिटिशर्स जो है ये कैसे हो जाएंगे, इनके ऐसे हाथ, हम इनके हाथ काट दिए। तो बोलते ये जब ये काम ही नहीं कर पाएंगे तो ये भारत छोड़ के जो है वो चले जाएंगे, ठीक है, इससे हमें आजादी जो है वो बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1907, जब कांग्रेस आपकी दो हिस्सों में बट गई, आफ्टर द कब, 1907 में, याद रखना गाइस ये पॉइंट भी, 1907 में क्या हुआ था, सूरत सेशन हुआ है, सूरत सेशन हुआ है, ठीक है, सूरत सेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में बट गई थी। व्हाट डिड द मॉडरेट अपोज, मॉडरेट किस चीज को अपोज जो है वो अपोज कर रहे थे, क्या वो बाइकॉट को कर रहे थे, प्रोटेस्ट को, नॉन वायलेंस को, या पॉलिटिकल रैलीज को। तो वो सिंपली किसको जो है वो कर रहे थे, बाइकॉट को। वो कह रहे थे कि बाइकॉट नहीं करना है हमें, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, व्हाट डिड द मॉडरेट अपोज, अपोज किस चीज को कर रहे थे, बाइकॉट को, ठीक है। When did Muslim League move a resolution demanding autonomy for the Muslim majority areas for the subcontinent? कब मुस्लिम्स ने, जो मुस्लिम थी आपकी मुस्लिम, जो आपकी मुस्लिम लीग थी जिसको कि मसीहा माना जाता था मुस्लिम्स का, इस ग्रुप को, तो उन लोगों ने ये चीज कब कही कि हमें जो है वो स्पेशल या मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया चाहिए सब कॉन्टिनेंट में। तो ऑप्शन है 11 अप्रैल 1930, 23 मार्च 1940, 12 मार्च 1935, या 1 मार्च 1941। तो ऐसा उन्होंने किया था 23 मार्च 1940 को, जब उन्होंने क्या किया था, डिमांड फॉर पाकिस्तान किया था, ठीक है। ये भी मैं बता चुका हूं आपको, डिमांड फॉर पाकिस्तान, ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान गाइस, ठीक है। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो है, उसको जाकर जरूर देखिएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछ रहा है, मॉडरेट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लेइंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ डैश। किसके लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो बना रहा है गाइस, ठीक है, बताइए किसके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहा है, क्या वो नेशनल मूवमेंट्स के लिए बना रहा है, मास स्ट्रगल के लिए बना रहा है, रेजोल्यूशंस के लिए, या आपका पॉलिटिकल वर्क के लिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिसमें उसने क्या कहा हुआ है कि नेशनल मूवमेंट्स को। अब मॉडरेट जो है आपके, ठीक है, वो क्या करते थे बेसिकली, जो आपका 1885 से लेकर आपका 1905 का जो पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं गाइस,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि मॉडरेट फेज इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे के आईएनसी जो है उसमें सबसे ज्यादा लीडर मॉडरेट ही थे, इसलिए हम इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। हाँ, लेटर ऑन जब सूरज सेशन में इनकी जो है स्प्लिट हो गए, ये दो हिस्सों में यहां से बटे थे। इस सूरज सेशन तक हम लोग देखते हैं कि मॉडरेट ही थे। तो मॉडरेट होने की वजह क्या थी, उन्होंने नेशनल मूवमेंट्स को काफी ज्यादा प्रमोशन जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, इन विच ईयर डिड द साइमन कमीशन मेक इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। तो ऑप्शन गाइस आपको याद होगा, देखिए साइमन कमीशन पर दो क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो साइमन कमीशन पर दो क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन कब अराइव हुआ, कि इसकी जो है फॉर्मेशन की डेट कब है, इसको फॉर्म कब किया गया, फॉर्मेशन डेट कब है इसकी, और अराइवल डेट कब है इसकी। ठीक है, तो अराइवल और फॉर्मेशन डेट दोनों अलग है। अब फॉर्मेशन की बात की जाए तो मैं आपकी हर वीडियो में ये आपको बताता हूं कि इसको 1927 में बनाया गया है, लेकिन 1928 में ये इंडिया पहुंचा है। ठीक है, इंडिया में ये कब पहुंचा है, 1928 में। तो यहां पर क्या पूछा गया है आपसे गाइस कि ये इसकी प्रेजेंस इन इंडिया में कब हुई है। ठीक है, तो कब हुई है बताइए, 25, 31, 27 या 28, तो 28 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ये दोनों ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है गाइस, इसको एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। साइमन कमीशन फॉर्मेशन डेट अलग है, अराइवल डेट अलग है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपसे, व्हेन डिड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट। कब जो है आपकी जो कमेटी बनाई गई थी, जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद गाइस क्या किया गया, हमारा जो भारत था ऐसे करके वो अलग अलग स्टेट्स में जुड़ा हुआ था। ठीक है, वी डोंट कॉल्ड इट इंडिया एट दैट टाइम, हम उसको इंडिया नहीं कह सकते थे। इंडिया बना है ये जब ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स हुआ था। ये कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, इन्होंने स्टेट्स को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो है इन्होंने इंडिया बनाया। ठीक है, इंडिया बनाया। जैसे आप देखते हो जो है आप इसमें देखोगे 3 स्टेट नहीं जुड़ रही थी, दैट इज हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर, या जे एंड के लिख दो। ठीक है, जे एंड के लिख देता हूं मैं, जे एंड के। ये स्टेट्स नहीं जुड़ रही थी, लेटर ऑन इनको जोड़ा गया था बाय एक्शन करके, जो भी है। ठीक है, तो कब ये अपनी इस रिपोर्ट इसको सबमिट करने को कहा गया था, तो इसको कहा गया था 1956 में, मतलब 1947 में हम आजाद हुए, वहां से लेकर 50 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, और इन्हीं गैप में बीच में इसको कहा गया था कि आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु सेड द इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है गाइस वो दिया है भगत सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, भगत सिंह ने जो है ये नारा दिया हुआ है। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज जो हमने वीडियोस पढ़ी थी उसमें, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने वीडियो लेक्चर जो देखा था उसमें हमने इन चीजों के बारे में डिस्कस किया हुआ है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28, who was the appeal of the what was the appeal of the rebel proclamation in 1857 to the people। कहता है जब आजादी फर्स्ट इंडिपेंडेंस हो रही है, जब हम लोग रिवोल्ट का देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में रिवोल्ट चल रहा है, तो बोलता है उस टाइम जो हमारे रेबल्स थे उनकी प्रोक्लेमिनेशन क्या थी, वो क्या कह रहे थे लोगों से। ठीक है, टू ज्वाइन द फाइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड पे आप मतलब वो कह रहे थे कि अभी अपने धर्म या रेस को मत देखो, अपने स्टेटस को मत देखो, बस अभी जुड़ जाओ लड़ाई में। या वो सपोर्ट कर रहे थे इंडियन सोल्जर्स को, या वो कहते थे अटैक है ये। ठीक है, अटैक द ब्रिटिशर्स, एड्रेस सोल्जर सफरिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हमारा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू ज्वाइन द इन रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, बगैर कुछ सोचे समझे अपने कास्ट। क्योंकि इंडियंस ये जो पीरियड है ना गाइस, ये काफी डार्क एज था इंडिया के लिए। ठीक है, एक तो हम लोग कलर के बेस पर डिवाइड थे, रिलीजन के बेस पर, हर एक चीज से हम लोग एक दूसरे से डिवाइड थे, काफी ज्यादा सोशल इनइक्वालिटीज उस टाइम पर पाई जाती थी। तो 1857 का जो विद्रोह था, उस टाइम पर जितने भी रेबल्स थे, जो हमारे बगावत करने वाले थे, जो हमारे विद्रोही थे, वो कह रहे थे कि अभी आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी, अभी सिर्फ आपको हमारा साथ देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस 29, दैट इज लॉर्ड आयरविन ऑन अक्टूबर 1929 डिक्लेयर डैश फॉर इंडिया। क्या है 1900, देखिए याद रखिएगा, अक्टूबर 1929 को क्या डिक्लेयर किया गया है इंडिया के लिए। ऑप्शंस आर स्टैट्यूटरी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, डोमिनियन स्टेटस या प्रोविंशियल काउंसिल। तो राइट आंसर है आपका डोमिनियन स्टेटस। ऐसे इसमें देखिए क्या है, हो सकता है आपको एग्जाम में यह पूछा जाए कि डोमिनियन स्टेटस इज गिवन बाय, किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड इरविन ने दिया है। ठीक है, तो डेट भी यहां पर है,
ठीक है, देखिए डेट भी यहां पर है, किसने दिया ये भी है, और क्या दिया ये भी है। तो ये तीनों चीजें आपको यहां से क्लियर हो रही है। तो पेपर में अगर आपको डेट देकर कंसेप्ट देकर किसी के पूछा जाए कि किसने दिया था, तो यहां से ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग देखेंगे इन विच ईयर वॉज रानी लक्ष्मीबाई ओवर पावर्ड। कब रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो पावर से हटा दिया गया था गाइस, बताइए। रिवॉल्ट आपने पढ़ा था, ठीक है, तो रिवॉल्ट में ही उसको हटा दिया गया था। तो ऑप्शंस आर जून 1857, जून 1858, जुलाई 1850 या अगस्त 1851। तो ये है उसका राइट आंसर। किसने इसको मारा था? हगरोज ने। ठीक है, किसने मारा था? हगरोज ने जो है इसको मारा था गाइस। ठीक है, ऐसे भी पेपर में पूछा जाता है। क्या था इधर पे चल रहा था, याद रखना है इधर आपने एक चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से याद होगा गाइस आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर ही इसको कैप्चर किया गया है, झांसी को। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? झांसी, याद रखना है इस चीज को भी, झांसी यहां लिख रहा हूं। ठीक है, झांसी की रानी थी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम द कांग्रेस लेड द डेलीगेशन फॉर द डिस्कशन विद द मुस्लिम लीग। कहता है जब एक टाइम ऐसा आया कि हिंदू मुस्लिम लीग और आईएनसी को दोनों को लगा कि हम लोगों का दुश्मन जो है वो एक ही है और हमें लड़ना चाहिए, एकजुट होकर लड़ना चाहिए। तो कौन था जो प्रपोजल लेकर गया आईएनसी की तरफ से मुस्लिम लीग से डेलीगेशन, मतलब डिस्कस करने के लिए? ऑप्शंस आर रहमत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद या मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर क्या है इनका? मौलाना आजाद। ठीक है, मौलाना आजाद साहब जो है वो गए थे आपके आईएनसी से डिस्कस करने के लिए कि हम लोगों का दुश्मन जो है वो एक ही है, हम लोगों को एकजुट होकर जो है इससे लड़ना चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 आपसे क्या कह रहा है गाइस? 32 आपसे पूछ रहा है व्हाट डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिजायर। जो आपकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है उसके क्या सपने थे, वो चाहती क्या थी? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश से चाहती थी, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन गुड्स होनी चाहिए, या ग्रोथ ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो ये सिंपली इस कमेटी को फॉर्म ही किया गया था, किस लिए? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये चाहती थी कि मुस्लिम मेजोरिटी जो है, जिन एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी में है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है ये मुस्लिम्स को दिया जाए। खासकर आप देखिए इंडिया उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने इनको जो है मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो इनको वही चाहिए था कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, और इसी के लिए इसको फॉर्म किया गया है। शुरू में इनका भी कोई वो नहीं था, सपना नहीं था, जैसे आईएनसी का कोई सपना नहीं था कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए। आईएनसी शुरू में सिर्फ एक मतलब घुसने का तरीका ढूंढ रही थी। जब घुसे वो लोग तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमको जो है वो गांधी जी आए तो उन्होंने कहा कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जैसे पूर्ण स्वराज, स्वराज्य और पूर्ण स्वराज दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्वराज्य वो पहले डिमांड कर रहे थे, लेकिन 1930 तक आते आते फिर हमारी डिमांड जो है पूर्ण स्वराज पर आ गई, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जब जवाहरलाल नेहरू आए हैं। तो 1885 में फॉर्म हुई और 1930 में आकर हम कह रहे हैं कि हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो देखिए टाइम लगता है। तो वैसे ही मुस्लिम लीग का भी शुरू में कोई ऐसा नहीं था, इसने सिंपली जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा अपने मुस्लिम भाइयों के लिए। लेटर ऑन फिर इसको लगा कि नहीं, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इन्होंने भी वही चीज जो है वो मांगी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, ये तो बहुत बार पूछा गया है, बंगाल को कब पाटा गया है? तो बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने गाइस, में कुछ भी नहीं है, 1905 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइस आपका? क्वेश्चन नंबर 34 इन विच ईयर डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट। तो बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको मुझे लगता है बताने की जरूरत है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज। ठीक है, अब जो आपकी स्वदेशी मूवमेंट है वो क्या एनकरेज करती है? व्हाट डिड द स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज, क्या एनकरेज करती थी वो? कि इंटरनेशनल एजुकेशन को बढ़ाया जाए? बिल्कुल भी नहीं। यूज ऑफ फॉरेन गुड्स? बिल्कुल भी नहीं, बाइकआउट कर रहे हैं हम लोग। यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस? यस, वर्नाकुलर को, ये वर्नाकुलर को जो है प्रमोशन की बात करता था, वर्नाकुलर प्रमोशन की जो है ये बात करता था गाइस। ठीक है,
ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्रिटिश रूल के तो ये बिल्कुल एंटी थे। इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट, ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन बनता है, लेकिन चलिए इसमें आ गया है तो हम लोग डिस्कस बता ही देते हैं आपको। 1950 में इसको बनाया गया था। किसको? आपको प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को क्या कहा गया था? हम लोग 5 ईयर प्लान जो है वो बनाएंगे, 5 ईयर प्लानिंग होगी, जिसमें हम लोगों का फोकस जो है, पहले 5 ईयर प्लान का जो फोकस है वो किस पे था गाइस? एग्रीकल्चर पे। हम लोग पूरा का पूरा जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे। फिर आता है आपका 50 में आया ना, तो इसको लेटर ऑन फिर 51 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया। फिर जो सेकेंड ईयर 5 प्लान थे, सेकेंड ईयर 5 प्लान जो थे उस पे हमने फोकस किया है आपका इंडस्ट्रीज पे। ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर हमने किस पे फोकस किया था? एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और दूसरे में हमने इंडस्ट्रीज, लेटर ऑन फिर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे फिर किया था, क्योंकि शॉर्टेज हो गई थी हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसे इसको याद रखना है आपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइज आपका? क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज व्हेन डिड द सेकंड 5 ईयर प्लान कम इनटू इफेक्ट? बताइए। तो सेकंड 5 ईयर प्लान कब से आ रहे हैं आपके? 56। मैंने आपको बताया ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 50 में, इन्होंने इसको बोला तो इंप्लीमेंट किया इन्होंने 1951 को। तो 51 से 5 ईयर कहां होगा? 1956 आएगा ना। 56 में, तो 6 में जो है वो सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान आया था। और इस टाइम हमारा फोकस क्या था गाइस? किस पर फोकस करेंगे हम लोग? हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है, कि हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज जो है वो लगाएंगे। अब गाइस जो ये आपका 5 ईयर प्लान है ना, इसको चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या है? अब इसका नाम आता है नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति आयोग, ठीक है। पहले इसको 5 ईयर प्लान कहा जाता था, अब इसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज टू अटेन इंडिपेंडेंस वाज, ठीक है। जो मेन प्रिंसिपल था आईएनसी का कि हम लोगों को आजादी हासिल करनी है, वो कब था? नॉट टू बी एग्रेसिव नहीं होना है, टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, टू बी असर्टिव और टू बी एग्रेसिव। तो हमें क्या होना है? ये क्या कहते थे कि हमें जो है वो एग्रेसिव नहीं होना है, नॉट टू बी एग्रेसिव, पीसफुल, जब गांधी जी आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछ रहा है आफ्टर द अटेनिंग इंडिपेंडेंस, जब हम लोगों को आजादी मिली, एंड आफ्टर द पार्टीशन, और हमारा देश बट भी गया 2 हिस्सों में, इंडिया और पाकिस्तान में, विद द एफर्ट ऑफ महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू द कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन। हमने किस चीज के ऊपर जो है उस टाइम फिर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास किया था गाइस? तो राइट क्या ऑप्शंस आए हैं आपके पास? राइट टू रिफ्यूजीज, ये तो हमारा मसला था प्रॉपर, ठीक है। पार्टीशन के ऊपर, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज या राइट्स ऑफ रिलीजन। तो उस टाइम याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जो राइट ऑफ द माइनॉरिटीज थे, जो लोग माइनॉरिटी, क्योंकि पार्टीशन के बाद हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ही वही थी कि जो मुस्लिम्स यहां पर रह गए थे तो उनको ऐसा डर लग रहा था कि हम लोगों को ये मार देंगे, या जिस तरीके का ब्लड शेड बंगाल में हुआ था, ठीक है, बहुत ही भयानक था, वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ठीक है ना। तो इसके चलते इन्होंने क्या कहा था कि नहीं, हम लोग जो है सबसे पहले माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की जो है वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डिड महात्मा गांधी डू ऑन 15 अगस्त 1947? तो 15 अगस्त 1947 को जो है गांधी जी ने क्या किया था? तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया था गाइस? फास्ट किया था 24 घंटे का। क्यों? क्योंकि फास्ट इसलिए किया था क्योंकि पार्टीशन हो गया था, और गांधी जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो इंडिया का। पार्टीशन ऑफ बंगाल के एजिटेशन में, इंडिया के पार्टीशन में उन्होंने जो है वो फर्स्ट इंटू जो है वो डेथ किया था 24 घंटे का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है गाइज आपका? क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है? 41 आपसे कह रहा है कि when did the पूना पैक्ट कम इनटू इफेक्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसमें तो पूरी हिस्ट्री ही रिपीट हो गई आपकी, ठीक है। पूना पैक्ट को कब इफेक्ट में लाया गया? ऑप्शंस आर सितंबर 1920, सितंबर 1927, सितंबर 1932 और सितंबर 1930। तो राइट ऑप्शन इज सितंबर 1932। 1932 में जो है वो क्या आया है आपका? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्यों मशहूर है गाइस? पूना पैक्ट इसलिए मशहूर है क्योंकि इसमें जो आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट थे ये एकजुट हो गए थे, ठीक है, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसको तभी हम लोग याद रखते हैं। जो आपका कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, ये मर्ज कहां पर हुए हैं? यहां पर अगर हम लोग इसको कहते हैं सूरत सेशन अगर हम देखते हैं तो इधर पे देखते हैं हम पूना पैक्ट, जहां पर ये दोनों जुड़े थे, ठीक है, इसलिए इसको हम याद रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन इफेक्ट ऑफ द non-cooperation movement from the economic viewpoint,
वाज दैट। ठीक है, अब जो हम एक इफेक्ट देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या था? फॉरेन गुड्स पर बाइकआउट करने हैं हमें, स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, इससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, काउंसिल इलेक्शन बाइकआउट कुछ नहीं पड़ेगा, लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिस, तो राइट आंसर बनेगा इसका कि इकोनॉमिक के बेस पर अगर हम देखें कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ, हाँ सोशल कहता तो सोशल में हो सकता है कुछ और आता, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये पॉलिटिकल, ये तीनों क्या आ रहे हैं, ये दोनों तो पॉलिटिकल आ रहे हैं, ये आपका बन रहा है क्या कितना भी इकोनॉमिक हम लोग कहते हैं तो ये सोशल आएगा। ठीक है, ये सोशल है, ये सोशल व्यू पॉइंट है, ये दोनों पॉलिटिकल है। ठीक है, ये दोनों जो है वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बन रहे हैं और ये बन रहा है आपका इकोनॉमिक। कि अगर देखो फॉरेन से जो चीजें आएंगी, अगर हम जैसे आपकी दुकान है गांव में, अगर पूरे गांव वाले आपसे दुकान पे सामान लेना छोड़ दें और दूसरे की दुकान पे ले, तो आपका कौन सा नुकसान होगा? पॉलिटिकल नुकसान होगा, सोशल नुकसान होगा, इकोनॉमिक नुकसान होगा। ओब्वियसली नुकसान आपका पैसे का होगा, तो पैसा इज नोन एज इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक लॉस होगा। तो यहां पर भी इन्होंने कहा कि फॉरेन गुड्स जो है उनको बाइकआउट कर दो, जिससे इनको क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा और ये यहां से चले जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज इन द आफ्टरमैथ ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देखें एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, हु इमर्ज एज अ मास लीडर इन इंडिया, उसके बाद मास लीडर कौन बने? तो गाइज मैंने आपको क्या बताया, पहला ही क्वेश्चन देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, अराइवल ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी का अराइवल कब होता है? 1915 में, है ना। तो 15 वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट होती है? तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो स्टार्ट हुई है 1914 से लेकर 1917 तक। तो इस गैप में कौन आ रहे हैं यहां पर, अराइवल किसका हो रहा है? तो ऑप्शन क्या बनेगा? गांधी जी। ऐसे याद रखिए इसको, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। बहुत सारे बच्चे कहते थे यार लाला लाजपत राय भी तो थे, दादा भाई नौरोजी भी तो थे, बिपिन चंद्र पाल भी थे। तो ये देखो ना कि पूछ क्या रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रही है तो वर्ल्ड वॉर की डेट निकालो, कब है? 1914 से लेकर 1915, है ना, 17। तो यहां देखो कि अराइवल किसका, गांधी जी का कब हुआ है? 15 में। तो सिंपल है ना। तो गांधी जी कितने बड़े लीडर थे, इनको तो हम बचपन में जानते भी नहीं थे। सबसे पहले हम बापू का नाम सुनते हैं ना, बापू महात्मा गांधी जो भी हैं। अच्छा, मॉडरेट को हम लोग ऑल्सो नोन एज क्या कहते थे? हम लोग उनको प्रोटेस्टर कहते थे, लिबरल्स कहते थे, फाइटर्स कहते थे, रिफॉर्मर्स कहते थे। रिफॉर्मर्स तो थे आपके रेवोल्यूशनरीज, है ना, जो रिफॉर्म चाहते थे। तो ये कौन है आपके एक्सट्रीमिस्ट? तो ये कौन होंगे आपको, मैंने बोलता ना सिविल लिबर्टी, याद कीजिए सिविल लिबर्टी मतलब लिबरल्स, तो ये होंगे आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मॉडरेट कौन है आपके, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कांग्रेस वाला जो ग्रुप था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था, कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड थी, वन इज मॉडरेट, वन इज एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, मॉडरेट आर नोन एज लिबरल, अभी पहले ही बताया था मैंने आपको, और ये क्या है आपके रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, ऐसे इनको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना गाइस बिल्कुल भी पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या पूछ रहा है, द न्यू एक्ट 1858 पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये एक्ट जो है वो पास किया गया था? तो जब रिवॉल्ट होता है, ठीक है, रिवॉल्ट होता है 1857 में, तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो काफी चौंक जाते हैं कि ये सब क्या हुआ। इसके चलते वो लोग क्या करते हैं, 1858 में एक गवर्नमेंट एक्ट पास कर देते हैं, मतलब अपनी तरफ से एक गवर्नमेंट एक्ट जो है वो पास कर देते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, जो आपका ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी के रूल को वो यहां पर एंड कर देते हैं। ठीक है, एंड कर देते हैं, और यहां पर किसका रूल स्टार्ट होता है, ब्रिटिश क्राउन का जो है वो रूल स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिश क्राउन का जो है वो स्टार्ट हो जाता है रूल। अब देखिए यहां पर क्या है, ब्रिटिश का जो है वो क्राउन का रूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई, पहले कंपनी रूल कर रही थी, अब कौन हम पे रूल करेगा, ब्रिटिश क्वीन रूल करेगी। चलिए ऑप्शंस को देखिए अब क्या है, एनकरेजिंग इंडियन सोल्जर्स, बिल्कुल भी नहीं, सिलेक्टिंग इंडियन सोल्जर्स फॉर द ट्रूप्स, बिल्कुल भी नहीं, क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिसी मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो आपको नहीं लग रहा है यहां पर जो अफेयर है उसको चेंज किया जा रहा है कंपनी से ब्रिटिशर क्राउन की तरफ? तो आपका डी जो है वो राइट आंसर बनेगा। कैसे कि मैनेजमेंट जो किस तरीके से इंडिया को संभालना है वो उस टाइम को लेकर इसमें, अब जैसे इसमें गवर्नर जनरल जो था उसको चेंज करके क्या बनाया गया था, वायसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया है। ये भी आपने याद रखना है, वायसरॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई थी, ऑफ इंडिया जो है वो क्रिएट की गई है गाइस। ठीक है, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, जो आपने जो बच्चे जिन्होंने वीडियोस देखी है तो उनके लिए तो हेल्पफुल है, उनको समझ आ रही है, लेकिन जिनके जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि वो लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। इतने क्वेश्चंस भी अगर आप कर लोगे गाइस तो मोर देन इनफ है, कुछ ना कुछ आप लोग हिस्ट्री में लेकर ही आओगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 46, व्हाट डिड द गांधी आयरन पैक्ट सिंबलाइज? गांधी और आयरन के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था वो क्या सिंबलाइज करता है, वो हमें क्या बताता था? पहला ऑप्शन, परमिशन टू होल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट, कि आप लोग जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट करोगे। हम गांधी जी तो ऑलरेडी पीसफुल प्रोटेस्ट ही कर रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, आपके लिए न्यू गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ज्वाइनिंग द पॉलिटिकल पार्टी, आपको या गांधी को कहा जा रहा था आयरन के द्वारा कि आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिए। महात्मा गांधी इज कंसर्न टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और या आप महात्मा गांधी को जो है वो कंसेंट दिया गया था कि आप लोग जो हैं वो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होगी उसको ज्वाइन करोगे। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। जिस तरीके से मूवमेंट इंडिया में चल रही थी तो ब्रिटिशर्स भी अब काफी तंग आ चुके थे, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि यार आप एक प्रोमिनेंट लीडर्स हो, है ना, जैसे गांधी जी को फकीर कहा जाता था, जो है जितने भी बहुत बड़े बड़े टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को दिए हैं, तो उनको अब एहसास हो गया था कि गांधी जी जो हैं वो काफ़ी जो है वो लीडर मतलब एक कह सकते हैं उसको हम लोग एक अथॉरिटी की टाइप होती है, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी काइंड ऑफ जो है वो हो चुके हैं। अब लोगों का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने उनसे बात करना, क्योंकि बोलेंगे इसको संभाल लेंगे तो ये तमाम इंडिया को जो है वो संभाल लेंगे। तो इन्होंने उनसे कहा कि आपकी जो भी डिमांड्स है आप लोग जो है वो आइए हमारे साथ, हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे लंदन में। तो ये शर्त के थ्रू जो है इंडिया गांधी और आयरन का पैक्ट जो है वो हुआ था। गाइज मैं फिर से कहूँगा, अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियोज़ देख सकते हो गाइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है, नाम द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड। गाइस अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया कहां पर है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं नहीं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको बताया था, जो हमने देखा था कि आईएनसी कब फॉर्म हुई है ना, तो उसमें मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलो यहां पर लिखा हुआ है बॉम्बे है यार, ठीक है, पूना में, याद रखिएगा पूना। Who planned the Indian Nation Army to overthrow the British? किसने प्लान किया था कि हमारे पास जो इंडियन नेशन आर्मी है उसको, वो एक ऐसी है जो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालेगी। तो आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत ही है, पता ही है आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। Who led the ब्रोडली सत्याग्रह? ब्रोडली सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था? तो ब्रोडली सत्याग्रह पहले सुन लीजिए, ब्रोडली सत्याग्रह क्या था। ब्रोडली सत्याग्रह बेसिकली क्या था, गुजरात में जब जो अंग्रेज थे वो लोग क्या कर रहे थे, टैक्स को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, जिससे तंग आके वहां के लोगों ने जो है, वहां के जो लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है, उनसे जाकर अपील की कि ब्रिटिशर्स हमसे जो है वो, हमारे फसल इस साल खराब हुई है और हम लोग चाहते हैं कि वो एग्जाम्पशन हमें करें टैक्स में, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे, तो इसके लिए हम क्या करें। जिसके चलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम बॉम्बे के प्रेसिडेंट कह रहा हूं, गवर्नर थे, उनको लेटर भी लिखा कि आप लोग जो हैं सोचिए इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे सूखा पड़ गया है, ड्राफ्ट आ गया है और मतलब इतना रेवेन्यू नहीं दे सकते, इतना टैक्स हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने उनकी बात को बिल्कुल भी जो है वो जो है सुना नहीं, और इसके चलते क्या हुआ था, फिर आपका ब्रोडली सत्याग्रह हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कोई टैक्स टूक्स नहीं देना, ये जो करते हैं करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, जो इनको करना है। तो राइट आंसर यहीं पर ये क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है गाइस। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपसे क्या कह रहा है, 49 आपसे कह रहा है कि इंडियाज इंडिपेंडेंस स्टार्ट इन अ स्मॉल वे विद द स्टार्ट ऑफ, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था, कहते हैं इंडिया का जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस था वो स्टार्ट होता है कैसे, स्मॉल वे में, एक छोटे से रास्ते से, तरीके से, विद द स्टार्ट ऑफ, किसके स्टार्ट होने से। कहते हैं कि देखिए अब ऑप्शन यहां पर क्या कह रहा है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कैसे होता है। अगर हम बात करें 1885 से पहले, तो गाइज हम लोगों ने सिर्फ 1857 में एक रिवॉल्ट किया था बस, लेकिन इनकी अगर हम एंट्री देखें तो ये 1600 में एंटर हुए हैं इंडिया में, 1600 में, है ना। तो 1600 से लेकर 18 तक कुछ नहीं किया हमने, फिर 1757 में आके एक रिवॉल्ट किया, फिर उसके बाद चुप, और यहां से आगे अगर आप देखोगे तो टू 1947 तक, इस पीरियड में देखोगे तो सिर्फ आपको ऐसे ऐसे ग्राफ्स मिलेंगे रेवोल्यूशन के, ऐसे इधर पे एक ऐसा बनेगा, ऐसे इधर पे कुछ भी नहीं, स्ट्रेट चलेगा, इधर एक छोटा सा रिवॉल्ट हुआ, लेकिन इधर देखोगे कभी क्या रिवॉल्ट, कभी क्या रिवॉल्ट, तो पूरा आपको रिवॉल्ट की जो है वो ग्राफ अगर आप बनाओ तो रिवॉल्ट मिलेगा। तो बोलता है कि हमारी स्टार्ट कैसे हुआ था, तो स्टार्ट हुआ है 1885 में, क्योंकि यहां पर क्या बना था, आपका आईएनसी बना था, और आईएनसी के कितना बड़ा रोल है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये आपको तो पता ही है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, वेयर वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहां पर बनी थी? तो इसका ऑप्शंस है लाहौर, ढाका, बॉम्बे, कलकत्ता। तो बता चुका हूं आपको, वीडियो में पढ़ा भी चुका हूं, ढाका में जो है वो इसको फॉर्म किया गया था। ढाका कहां है गाइस? बांग्लादेश में, ठीक है। वेयर वाज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट, व्हाट वाज द वेयर वाज द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीन इन इंडिया? इंडिया में क्या थे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका इफेक्ट इंडिया में सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिला है? क्या यहां पर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए गए, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस देखी गई, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन? तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। क्या थी? डिस्ट्रक्टिव गाइस। अब सिंपली आपने ऐसे याद रखना है कि जब वॉर होगी, अब जैसे आपकी और आपके पड़ोसी की लड़ाई हो जाती है, सिंपल क्या होगा, आप उसको मारोगे, वो आपको मारेगा, उसके बाद पुलिस केस स्टार्ट होगा, फिर पुलिस को आप जाओगे, पुलिस का आपको पता ही है क्या चलता है, देन कोर्ट कचेरियां, पैसा पैसा पैसा। तो किसका लॉस हो रहा है? पैसे का लॉस हो रहा है ना। तो ऑलरेडी इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा, एंड पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी होगी? डिस्टर्ब्ड होगी, ठीक है। अब हमारा फोकस है, अब देखो ब्रिटिश, यहां पर ब्रिटिशर्स की बात की तो ब्रिटिशर्स जितना रेवेन्यू यहां से ले रहे हैं वो सारा का सारा वॉर में लगा रहे हैं। क्यों? लड़ना है, जंग लड़ी हुई है, तो उसके लिए हथियार लेने हैं, बैग्स लेने हैं, इतना सब चीजें, राशन लेना है, तो कहां से लेंगे? वो इंडियंस से उठाएंगे और वहां पर जाकर पहले लोगों को खिलाते थे, अब अपनी आर्मी को खिला रहे ताकि वो लड़े। तो इकोनॉमिक लॉस तो हो गया। बात हो रही है पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो पॉलिटिकल सिचुएशन का क्या है? अब पहले फोकस उनका इंडिया के ऊपर था, अब एकदम से उनका फोकस इधर आ गया कि भाई इधर भी तो मसला हो गया है, तो इधर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो गई। तो दिस इज द राइट आंसर। बाकी एजुकेशनल रिफॉर्म, सोशल कंडीशन हमारी वैसे भी ठीक ही चल रही थी। देखा उसके बाद आ रहा क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप इन 1955? 1950 में क्यों, 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन क्यों बनाया गया था? मैंने अभी आपको बताया प्लानिंग कमीशन अब क्या बन गया है? नीति आयोग। साफ साफ लिख देता हूं यार, क्या बन गया है? नीति आयोग बन गया है, ठीक है, नीति आयोग बन गया है। तो क्यों इसको बनाया गया था? क्या हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करनी थी? नहीं, ये हमने फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान में किया है। बिल्डिंग ऑफ लॉज डैम्स करने थे, ये सेकंड में कर दिया। स्टील डेवलपमेंट, ये भी हमने सेकंड में करा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वेरी गुड, किस लिए? ताकि हम इकोनॉमिकली डेवलप हो जाए। 1950 में हम लोग आजाद हो रहे हैं। आजाद देश के लिए सबसे बड़ी चीज होती है खुद को चलाना। जैसे मान लीजिए कि आप दो भाई हो, अब दोनों भाई अलग होंगे एक दूसरे से, तो एकदम से अलग होना इस काइंड ऑफ ऐसे होगा कि अब मुझे कैसे चलना है। पहले वो इंडिपेंडेंटली एक फादर के नीचे थे, फादर ही घर का पूरा सिस्टम चला रहा था। एकदम से अलग होना तो उसको खुद ही देखना पड़ेगा ना, मेरे को खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं, बीवी है मेरी उसको भी कपड़े देने हैं, बच्चे हैं उनको भी कपड़े देने। तो वो क्या करेगा? एक प्लान करके सिस्टम चलेगा। अगर जैसे मैं हूं फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने भाई से अलग हो जाता हूं काइंड ऑफ, है ना, तो फिर मेरे लिए क्या होगा? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से बढ़ जाएंगी। पहले मुझे पापा से मांगना पड़ता था कि दे दो, तो वो देते थे, मैं अकेला जी रहा था। अब मेरी लाइफ में मेरी फैमिली आ गई और मैं अपने घर वालों से अलग भी हो गया हूं, तो अब मेरा फोकस किस पे जाएगा? अपनी फैमिली पे। मेरी सैलरी अगर 40,000 तो मैं उस 40,000 में ही जो है सब कुछ जो है बराबर मैनेजमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो काइंड ऑफ मैं हर साल जो हर महीने मेरी सैलरी आएगी उसमें मैं देखूंगा कि कितने मैंने बीवी को देने हैं, कितने मैंने बच्चों को पैसे देने हैं, कितना मेरा खर्चा आएगा, है ना। तो प्रॉपर्ली मैं मैनेजमेंट करके चलाऊंगा ना। वैसे ही हमारा इंडिया भी था, एकदम से आजाद हुआ, हम लोगों के लिए सब कुछ नया था। अब कैसे रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली चेंज ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर किसी को खाना मिलना चाहिए, हर किसी को जॉब मिलनी चाहिए, साथ साथ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो वो सब कैसे होगा? पैसे से। तो पैसा जब एकदम से आएगा तो वो प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है, उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने के लिए ही तो मेजर जो है इसको बनाया गया था 5 ईयर प्लान को, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है द स्ट्रगल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल रिजल्टेड इन। कहता है जो स्ट्रगल चल रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए, उसका रिजल्ट क्या हुआ? एमरजेंस ऑफ अ न्यू रूल आ गया, स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी, या एमरजेंस ऑफ अ न्यू स्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है गाइस? आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट हमने एकदम से लॉन्च कर दी थी। जैसे ही अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल का घोषणा कर दी, हम लोगों ने उसके बदले में क्या स्टार्ट कर दिया? स्वदेशी मूवमेंट, बाइकॉट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया। हमने कहा कि हम स्वदेश से लाई हुई चीजें जो हैं, फॉरेन से लाई हुई चीजें जो है वो यूज नहीं करेंगे, अपने इंडियंस की जो हैंडमेड चीजें उनको यूज करेंगे, ताकि उससे हमारा पैसा हमारे लोगों में जाएगा, ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलते इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशन कम इनटू बीइंग। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। 1945 में ही इसको बनाया गया है। इसको अगर आप याद रखना है तो ऐसे याद रखिए। WW2 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है 1939 में और एंड हो रही है 1945 में। तो 45 में एंड कैसे होती है? यूएन जो है काफी अच्छा रोल प्ले करता है। ठीक है, यूएनओ जो है वो कब फॉर्म हो रहा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ब्रिटिशर फॉट बैक एंड रिकैप्चर दिल्ली। आपको याद होगा जब रिवॉल्ट चल रहा था 1857 का, तो रिवॉल्ट चल रहा है, तो रिवॉल्ट में क्या हो रहा है? लीडर्स खड़े हो रहे हैं हमारी तरफ से, इंडियन लीडर्स, फिर उनको क्रश किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको मारा जा रहा है, उनको जबरदस्ती या जैसे भी करके। तो दिल्ली को रिकैप्चर कब किया गया था? दिल्ली को कब रिकैप्चर किया दोबारा से? ऑप्शंस आर अगस्त 57, दिसंबर 1857, अक्टूबर 1857, सितंबर 1857। तो राइट आंसर क्या है? सितंबर। तो सबसे पहले आप मुझे अब इस क्वेश्चन में ये बताओगे, आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली से कौन था? दिल्ली से जो है वो कौन लड़ रहा था और किसके खिलाफ? मतलब वर्सेस, ऐसे होता है ना, ए वर्सेस बी, इंडिया जैसे हम लोग मैच देते हैं, राम वर्सेस श्याम। तो इधर आप मुझे बताओगे एक तरफ इंडियन से कौन है और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, कब बनाया गया था आपका? व्हेन वाज द इंडिया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड, कब बनाया गया है? ऑप्शंस आर 1908, 1906, 1907, 1909। तो राइट आंसर क्या है गाइस इसका? 1906। 1906 में आपका क्या बनाया जा रहा था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। कि इंडिया में एजुकेशन किस तरीके की होगी, किस तरीके की एजुकेशन हमने इंडियंस को देनी है, इसके चलते ही ये सब चीजें जो है वो इंडिया में लाई गई थी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, पर्पस ऑफ द वेलबाई कमीशन वाज टू स्टडी। अब जो वेलबाई कमीशन आया था उसका क्या मकसद था, क्यों लाया गया था? पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि टू एनेक्ट द इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट को दोबारा से लाने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। टू सेटिंग अप ऑफ साइमल्टेनियसली एग्जाम फॉर ICS इन लंदन एंड इंडिया, या जो ICS इंडियन कॉम्पिटेटिव सर्विस के जो एग्जाम होते थे लंदन में, अब उनको इंडिया में करवाना था। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया, या इंडिया में जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको रोकने के लिए टू सेटिंग अप ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है गाइस? याद रखिएगा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन इंडिया, ऐसे याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने कहीं पर भी जहां पे आपकी कॉपी वगैरह है, कि वेलबे कमीशन को इंडिया लाया गया था किस लिए? ताकि ये वेस्टफुल जो पैसा फजूल में ये लोग खर्च कर रहे थे, वेस्टफुल मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर को, जो बेफालतू का पैसा था, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा एक कमीशन थी जिसमें उन्होंने चेक किया था कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कैसे ठीक किया जाए इंडिया के अंदर, इसको उसी लिए लाया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? इन विच ईयर डिड वास्को डी गामा डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों का मेरे को कमेंट आते थे कि सर आप क्यों एडवेंट ऑफ द यूरोप से क्यों पढ़ाते हो? असली सोशल मूवमेंट्स तो जो है वो रिवोल्ट से स्टार्ट होती है। तो देखिए गाइस आपका रिवोल्ट से स्टार्ट हो रहा, तो ये कहां से आ गया? ठीक है ना, तो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए वास्को डी गामा बताइए फिर इंडिया कब आए थे? तो ये मैं आप बता चुका हूं आपको, इसका ऑप्शन है 1498। कब? 1458 में वास्को डी गामा जो है वो इंडिया आते हैं। कहां पर आते हैं? ये आते हैं कैलीकट में। और कैलीकट में उस टाइम राजा कौन था? जमोरिन, एक हिंदू रूलर था, जमोरिन उसका नाम था। फिर इनके गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं, अल्मीडा वगैरह है ना, वो भी देख लेना इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन है आपका 59 और 56। क्या कह रहे हैं आपसे? 59 आपसे कह रहा है व्हाट डिड द लेबर गवर्नमेंट दैट कम टू पावर इन ब्रिटेन इन 1945 कमिटेड टू। तो गाइज ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लेबर पार्टी गवर्नमेंट कौन थी? ये बेलस्टर एक लेबर पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी ये। ठीक है, इसने किसको हराया था? कंजर्वेटिव पार्टी को हराया था। ठीक है, याद रखिएगा जो इलेक्शंस हुए थे ब्रिटेन में, तो इस कंजर्वेटिव पार्टी को हटा दिया गया था। कंजर्वेटिव्स वो लोग होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं होते, इसलिए हम उनको कंजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? दे डू नॉट, ठीक है ऐसे लिख देता हूं, दे डू नॉट सपोर्ट, किस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं ये लोग? दे डू नॉट सपोर्ट फ्रीडम, दे डू नॉट सपोर्ट चेंज,
वो चेंज में बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन ये पार्टी ऐसी थी जो कहती थी नहीं, चेंज जो है वो होना चाहिए। तो बताइए इन्होंने क्या किया। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम लोग ग्रांट करेंगे इंडिपेंडेंस टू इंडिया, यूनाइट करेंगे प्रोविनेंस को, अलाउ ऑटोनॉमी टू इंडियन राजास या होल्ड टॉक्स विद द इंडियन पीपल। ये तो इन्होंने सब कर लिया। इन्होंने सबसे मेजर काम किया था कि हमको जो है वो आजादी देने का जो है फैसला ले लिया था। ठीक है गाइस, यही ये सबसे बड़ी बात ये कर गए थे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन डिड द इंसिडेंट ऑफ चोरी चूरा अक्कर। चोरी चूरा कब हुआ है गाइस, आपको याद होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते ही 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, इसी के चलते क्या हो गया था 1922 में क्या हो गया था, चोरी चूरा इंसिडेंस हो गया था। चोरी चूरा इंसिडेंस जो है वो हो गया था। अभी आपको मैंने बताया चोरी चूरा इंसिडेंस में क्या हो गया था, 22 पुलिस वालों को जिंदा जो है वो जला दिया गया था बाय इंडियन पीपल के द्वारा, जिसके चलते गांधी जी ने फिर इस मूवमेंट को जो है वो बंद कर दिया था। ठीक है गाइस, तो ये थे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट कंपाइलर में पूछे गए थे। देखिए आपको यहां से पता चल रहा है कि पेपर का नेचर कैसा है। ठीक है, कुछ भी गाइस बाहर से नहीं पढ़ाया जा रहा, जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे, इस टेस्ट को जो है अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे, जिन बच्चों ने पढ़ा है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर वो लोग और डिटेल में इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कि उनको प्रॉपर्ली सब जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो, तो वो विजिट कर सकते हैं हमारे जेके एग्जाम क्रैकर ऐप पर, जहां पर मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है, उन पे आप ध्यान से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ गाइस आप हमारे ऐप पर जो है फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। स्टडी मटेरियल आपको वहां पर अवेलेबल है। आप जो है आज ही जाकर हमारे प्ले स्टोर से आपका हमारा जो जेके एग्जाम चैनल है उसको डाउनलोड कीजिए। बाकी कोई भी क्वेरीज है तो इस लिंक में जो है गाइस आपको नंबर दिया गया है, हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। अगर आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है या कुछ भी आपको हमारे बारे में जानना है, आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है, तो हमारे नंबर पर आप फोन कर सकते हो। गाइस ये टेस्ट जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी हमारे अवेलेबल आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएगा। आप वहां से इसको पीडीएफ जो है इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में रख सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको इसमें से भी देखना कितने सारे रिपीट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस पीडीएफ को जो है अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, इसकी हार्ड कॉपी बना के रख लीजिएगा, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।